जनवरी का महीना भी अभी शुरू हुआ ही था। ठंड अपने चरम सीमा पर थी। गांव के छोटे से घर में रहने वाला हरिया अपनी माँ के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसका बचपन कभी हंसी खुशी से नहीं बीता, क्योंकि जब वह छोटा था तभी उसके पिता का निधन हो गया था। हरिया गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसे मजदूरी के नाम पर केवल चंद सिक्के ही मिलते थे। मालिक हमेशा पैसे काट लेता और उसे डांट फटकार के अलावा कुछ नहीं मिलता था। काम पूरा होने के बाद हरिया मालिक के पास अपनी मजदूरी लेने पहुंचता है। मालिक, आज की पगार दे दीजिए। मैंने आज पूरे दिन काम किया है। तूने पूरा दिन काम किया होगा, लेकिन काम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आधा पैसा दूंगा, ज्यादा की उम्मीद मत कर मालिक। मैंने सुबह से बिना रुके काम किया, इतना तो बनता है। बहस मत कर। हरिया लेना है तो ले, वरना खाली हाथ लौट जा। हरिया का जीवन इसी तरह कट रहा था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे मजदूरी के नाम पर केवल तिरस्कार मिलता। लेकिन वह अपनी माँ की उम्मीदों के लिए सब सहायता रहा। हरिया अपने घर लौट रहा था। उसे ठंड लगने लगती है। वह जल्दी जल्दी घर जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। अम्मा, ये ठंड तो जैसे जान ही ले लेगी। आज तो पूरे दिन ठंड बहुत ज्यादा थी, जैसे मानो जैसे बर्फ में डूब रहे हो। मालिक ने ऊपर से और डांट लगाई, पैसे भी आधे दिए। हरिया जल्दी से आग के पास बैठ जाता है। हरिया, तुझे इतनी ठंड लग रही है? हाँ अम्मा, हाथ तो पूरे बर्फ जैसे हो गए हैं। अम्मा, मैं यह सब कब तक सहता रहूंगा? दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मालिक को कभी खुश नहीं कर पाता। आज उसने फिर ताने मारे और आधे पैसे हाथ में थमाकर भगा दिया। बेटा सब्र कर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, मैं ऊपर वाले पर भरोसा रखता हूँ, पर ये हालात मुझे तोड़ रहे हैं। आज खेत से लौटते वक्त इतनी ठंड थी, लगा कि कहीं रास्ते में ही ना गिर जाऊं। अगर तुम्हारा सहारा ना होता तो शायद मैं अब तक हार चुका होता। बेटा, तू मेरा हौसला है। जब तक तू है मैं लड़ती रहूंगी। ये ठंड, ये गरीबी हमें तोड़ नहीं सकती। हमें बस हिम्मत बनाए रखनी है। अम्मा, बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ चूल्हे से गर्म रोटी और दाल निकालकर हरिया के सामने रख देती है। अम्मा, यह दाल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ का खाना मेरी सारी थकान मिटा देता है। बेटा, यह तो ठीक है, लेकिन घर का राशन भी आज खत्म हो गया है। कल कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अम्मा, राशन के लिए जो पैसे मालिक ने दिए हैं, उनसे तो बस आधा राशन ही आ पाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर सुख दूँ, लेकिन यह हालात मुझे अंदर से तोड़ देते हैं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू कितनी मेहनत करता है, पर अभी वक्त हमारे खिलाफ है। हमें जो थोड़ा मिलता है उसी में गुजारा करना होगा। ऊपर वाले पर भरोसा रख बेटा, वो ज़रूर हमारी सुनेंगे। अम्मा, मुझे दुख इस बात का है कि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाता जिसकी तुम हकदार हो। तुमने मेरी परवरिश में कितनी तकलीफ़ें सही हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ एक दिन सब दुख दर्द बदल दूंगा। बेटा, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। सुख दुख सब तेरे साथ बांट लूंगी, बस तू हार मत मानना। इस छोटी सी झोपड़ी में माँ बेटे के बीच का यह भावनात्मक रिश्ता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन गरीबी और मजबूरी उनके हर सपनों पर भारी पड़ रही थी। सुबह का समय है। हल्की धुंध ने सड़क को ढक रखा है। ठंडी हवाओं से पेड़ों की टहनियां हिल रही हैं। हरिया ठंड से बचने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ कर चल रहा था। उसके फटे पुराने जूते ठंड की मार झेल रहे हैं। रास्ते में वह एक बूढ़े साधु बाबा को एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए देखता है। बाबा, आप यहाँ इस ठंड में क्या कर रहे हैं? आपके पास तो चादर भी नहीं है, ठंड से आपका शरीर जम जाएगा। बेटा, जो मन को शांत कर लेता है उसे मौसम की ठंड या गर्मी का कोई असर नहीं होता। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा, मेरी परेशानी तो खत्म ही नहीं होती। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता। आज राशन लेने जा रहा हूँ, लेकिन पैसे इतने कम हैं कि पूरा राशन नहीं आ पाएगा। बेटा, तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो, लेकिन हर मेहनत को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। जीवन में जब परेशानियां बढ़ने लगे तो समझ लो कि समय कुछ बड़ा करने का संकेत दे रहा है। बड़ा करने का? पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा, खाली जेब और ढेर सारी जिम्मेदारियां, मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा एक पौधा निकालकर हरिया को देते हैं। ये लो, इस पौधे को ले जाओ, इसे अपने घर के पास लगाओ और इसकी पूरी देखभाल करो। ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा, लेकिन याद रखना, इसे सच्चे मन और मेहनत से सींचना होगा। बाबा, एक पौधा, ये मेरी मदद कैसे करेगा? क्या इससे मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी? नहीं, इससे नहीं, बल्कि ऊपर वाला इसे एक जरिया बनाएगा। इस पौधे में छिपा है तुम्हारे भविष्य का समाधान। तुम इसे समझोगे, लेकिन सही समय आने पर बस इसे अपने दिल से अपनाना और हर दिन मेहनत करना।
हरिया पौधा और राशन लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। हरिया अंदर आता है और पौधे को लकड़ी की टेबल पर रख देता है। उसकी माँ उसकी हालत देखकर चिंता से पास आती है। हरिया, इतनी ठंड में तू बाहर क्यों गया? और ये क्या लेकर आया है? राशन तो ले आया ना? अम्मा, राशन के लिए गया था, लेकिन ये पौधा साथ ले आया हूँ। पौधा? बेटा, हमें इस ठंड में राशन चाहिए, पौधा नहीं। ये पौधा हमारी भूख मिटाएगा। क्या अम्मा, रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने कहा ये पौधा हमारी तकदीर बदल देगा। उन्होंने कहा कि इसे सच्चे मन से सींचना होगा। लगता है बाबा ने तुझे छूना लगा दिया। एक पौधा पैसों से बेचकर। अम्मा, ये पौधा पैसों से नहीं खरीदा है, ये पौधा फ्री में दिया है। लेकिन बाबा की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। ऐसा लगता है जैसे ये पौधा हमारे लिए कोई रास्ता खोलेगा। मैं इसे लगाकर देखूंगा। हरिया, क्या तुझे लगता है कि यह पौधा हमें रोटी देगा? हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और तुझे इन बातों पर भरोसा है? अम्मा, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन एक बार मुझे इस पर भरोसा करने दो। मैं इस पौधे को जमीन में रोपकर सच्चे मान से देखभाल करूंगा। अगर यह पौधा हमारे लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं खुद ही इसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। जैसे ही हरिया पौधे को रोपता है, उस पर पानी डालता है, तो अचानक से पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल अमरूद के पेड़ में बदल जाता है। हरिया और उसकी माँ दोनों हैरानी से उस पेड़ को देखते हैं। पेड़ पर हरे भरे पत्ते और पके हुए अमरूद लटके हुए हैं। अम्मा, यह क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है बेटा? लगता है ये साधारण पौधा नहीं है, ये चमत्कार है। साधु बाबा ने सच कहा था, लेकिन ये सच कैसे हो सकता है? अम्मा, ये देखो, ये पेड़ अमरूदों से भरा हुआ है। ऊपर वाले की मेहरबानी है। हमारी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है बेटा। बेटा, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो तेरे सपनों का बीज है। ये तेरी मेहनत और भरोसे का इनाम है। बेटा, इतने अमरूदों का हम क्या करेंगे? अम्मा, यह पेड़ सिर्फ हमें नहीं, पूरे गांव को फायदा पहुंचाएगा। इन अमरूदों को बाजार में बेचेंगे, हर वह चीज खरीदेंगे जो हमें चाहिए। और शायद अब मैं आपको भी आराम दे सकूंगा। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरी खुशियां ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन यह सब कहीं यह किसी बड़ी परीक्षा का हिस्सा तो नहीं? अम्मा, अगर यह परीक्षा भी है तो हम इसे भी पास करेंगे। अब हमें डरने की जरूरत नहीं। ये पेड़ हमारी मेहनत का फल है और अब मैं इसे लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। मैं इन अमरूदों को बाजार में बेचूंगा, लेकिन आधे दाम पर बेचूंगा। इससे न केवल हमारे आम जल्दी बिकेंगे, बल्कि लोग भी हमारे आमों को पसंद करेंगे। पूरे गांव में हमारी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होगी। कस्टमर लाइन लगा कर आएंगे अम्मा, और जब हमारा नाम होगा तो यह सिर्फ अमरूद बेचने का नहीं, भरोसे का काम होगा। कोई हमें गरीब नहीं कहेगा अम्मा। हरिया अपनी माँ की आंखों में देखता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और भविष्य की उम्मीद साफ झलक रही है। उसकी माँ गर्व से मुस्कुराती है। अर्जुन की जिंदगी अब बदलने वाली थी। अगले दिन का समय है। सुबह सुबह हरिया अपनी गाड़ी पर अमरूद लेकर बाजार पहुंचता है। ठंड की हल्की धुंध फैली हुई है, लेकिन हरिया के चेहरे पर मेहनत और आत्मविश्वास की चमक है। अमरूद ताजे और चमचमाते हुए हैं, जैसे किसी की नजर खींच लें। एक ग्राहक हरिया के ठेले के पास आता है और अमरूदों को ध्यान से देखता है। भाई साहब, यह अमरूद कितने रुपए किलो दिए हैं? सिर्फ 20 रुपए किलो। साहब, ताजे और मीठे हैं, खुद का बगीचा है, इसलिए सीधे यहाँ लाकर दे रहा हूँ। अरे, बगल वाला तो 40 रुपए किलो में दे रहा है। इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो साहब? सस्ते इसलिए है कि मेरी माँ ने सिखाया है कि मेहनत का फल सबके लिए होना चाहिए। हर कोई मीठे अमरूद खा सके, यह मेरी चाहत है। मुनाफे से ज्यादा लोगों का भरोसा कमाना चाहता हूँ। जब आप एक बार मेरे अमरूद खाएंगे तो अगली बार बिना मोल भाव किए खुद आकर मुझसे अमरूद खरीदोगे। भाई, बात तो दिल को छू लेने वाली कही, पर भाई 20 रुपया किलो में भाई तुम्हारा खुद का क्या फायदा होगा? साहब, फायदा पैसों से बड़ा होता है। जब गांव के लोग मेरे अमरूद पसंद करेंगे और आप सब मेरी वीडियो को पसंद करोगे, मेरा नाम लेंगे, तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। और वैसे भी आज आधे दाम पर बेचूंगा, कल 2 गुनी इज्जत कमा लूंगा। बस आपकी दुआ चाहिए भाई। सच में तुम्हारा नजरिया अलग है। तुम्हारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। और हाँ, अब से अमरूद मैं सिर्फ तुमसे ही खरीदूंगा। हरिया की मेहनत रंग लाने लगी। उसके अमरूदों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जब भी वह पेड़ में से अमरूद तोड़ता था, तभी और अमरूद उसमें वापस आ जाते थे। हर दिन ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और हरिया की झोली में खुशियां भरने लगी। जहां पहले घर में कंगाली थी, वहीं अब सुख समृद्धि आने लगी। हरिया ने अपनी माँ के लिए एक नया घर बनवाया और गांव के जरूरतमंदों की मदद भी शुरू कर दी।
अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी। उसने अपने अमरूदों को गांव के हर कोने में पहुंचाया और अब उसकी नजरें गांव से बाहर के बड़े बाजारों पर थीं। इसके लिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रमेश से बात की। रमेश भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अब अपने अमरूदों को बड़े शहरों में बेचूं। गांवों के लोग तो सब मुझे जानते हैं, लेकिन अगर मैं शहर तक पहुंच गया तो मेरी मेहनत और बढ़ेगी। वहां के लोग ज्यादा पैसे भी देते हैं और बाजार भी बड़ा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। हरिया, ये ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन शहर में काम करना गांव से बहुत अलग है। वहां के जमींदार और व्यापारी बहुत चालाक होते हैं। अगर उनसे सही तरीके से डील नहीं की तो नुकसान भी हो सकता है। रमेश भाई, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटने वाला। मुझे बस इतना बता दो कि उन जमींदारों तक कैसे पहुंचा जाए। मैं हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार हूँ। देखो हरिया, मैं एक व्यापारी को जानता हूँ जो शहर के जमींदारों से जुड़ा हुआ है। वह अक्सर उनके साथ सौदे करता है, लेकिन उससे मिलना भी आसान नहीं है। तुम्हें उसके सामने खुद को साबित करना होगा। रमेश भाई, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे अमरूद कितने बेहतरीन हैं। वो मेरे अमरूदों का स्वाद चखते ही खुद मुझसे सौदा करना चाहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दूंगा। रमेश की मदद से हरिया के सपनों को पंख मिलने वाले थे। अब उसका अगला कदम था बड़े व्यापारी से मिलकर अपने अमरूदों को शहर के बाजारों में पहुंचाना है। हरिया से मुलाकात के बाद रमेश अपने घर लौटता है। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन मन में कई विचार चल रहे थे। उसने अपनी पत्नी से बातचीत करने का फैसला किया। अजी, इतनी देर कहाँ लगा दी घर आने में? अजी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है रेवती, बस हरिया के साथ काम की बात कर रहा था। हरिया, वही जो अमरूद बेचने में दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। हाँ, हाँ वही। उसने मुझे बताया कि वह अपने अमरूदों को बड़े शहरों में बेचना चाहता है। मुझे लगा यह तो हमारे लिए भी एक मौका हो सकता है। कैसे? तुम मुझे सही से समझाओ। देखो देखो रेवती, हमारे हालात वैसे भी अच्छे नहीं हैं। घर की हालत देखो, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, घर खर्चा पूरा करना मुश्किल हो रहा है। और हरिया, वो तो अब इतना अमीर हो गया है कि उसके पास सब कुछ है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मैं सोच रहा हूँ कि उसकी मेहनत का फायदा उठाकर थोड़ी चतुराई से हम भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हरिया ने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है। अगर तुमने उसके साथ चालाकी की तो क्या तुम्हें यह सब शोभा देगा? रेवती, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये दुनिया चालकों की है। अगर मैंने थोड़ी चालाकी नहीं की तो हम यूं ही गरीबी में डूबते रहेंगे। मैं हरिया को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस इतना करूंगा कि उसकी कमाई का थोड़ा हिस्सा अपने लिए भी ले लूं। जी, मैं तुम्हारे इरादे समझ सकती हूँ, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर कभी सुकून नहीं मिलता। अगर तुमने यह किया तो एक दिन पछताओगे। हरिया जैसा इंसान बार बार नहीं मिलता। रेवती, मैं सोच रहा था, तुम सही कहती हो, पर हालात जब हद से ज्यादा बिगड़ते हैं तो इंसान हर गलत तरीका आजमाने पर मजबूर हो जाता है। रमेश की बातें सुनकर रेवती के मन में डर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रमेश अपने विचारों पर काबू कर पाएगा या हरिया के साथ धोखा करने का फैसला करेगा। क्या रमेश सही रास्ता चुनेगा या हालात उसे मजबूर कर देंगे? रमेश, जो कभी हरिया का सबसे अच्छा दोस्त था, अब रमेश जलन और लालच का शिकार हो चुका था। हरिया की तरक्की उसकी आंखों में खटकने लगी थी। उसने ठान लिया कि वह हरिया को बर्बाद कर देगा और इसके लिए उसने साहूकार का सहारा लेने का फैसला किया। अरे रमेश भाई, बड़े दिनों बाद गरीब के घर में कैसे आना हुआ? क्या बात है साहूकार जी, मुझे आपसे बात करनी है। एक बड़ा काम है और मुझे लगता है कि इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। बड़ा काम? अरे भाई बताओ, मुझे भी तो पता चले कि किसकी शामत आने वाली है। हरिया को गिराना है। अब वो मुझे तुच्छ आदमी समझता है, उसकी तरक्की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन उसे गिराने का प्लान है। क्या आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सिर्फ वह चीज चाहिए जिससे कस्टमर की तबीयत बिगड़ सके। रमेश और साहूकार की यह साजिश हरिया के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी। अब क्या होने वाला है? रात की खामोशी में एक घिनौनी साजिश रची जा रही थी। रमेश अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालता है और पेड़ के जड़ों में जहरीला तरल पदार्थ डाल देता है और फिर वह चुपके से घर की ओर निकल आता है। अगली सुबह हरिया अपने बगीचे में पहुंचता है। वह ताजे और चमकदार अमरूद देखकर खुश होता है। वह ये अमरूद तो सच में कमाल के लग रहे हैं। आज बाजार में इनसे अच्छी कमाई होगी। चलो खाकर देखता हूँ और अम्मा को भी खिलाता हूँ। हरिया घर पहुंचता है। हरिया और उसकी माँ, जो अपनी मेहनत के फलों का स्वाद चखने बैठे थे, रमेश की साजिश का शिकार हो गए। जहरीले आम ने उनकी जिंदगी छीन ली। एक माँ और बेटे का रिश्ता जो हर मुश्किल में अडिग था, अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। रमेश अपने घर लौटा तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी गलतियों का हिसाब
आज उसे इतनी बड़ी सजा के रूप में मिलेगा। घर का आंगन चीख और आंसुओं से भरा हुआ था। उसकी पत्नी अपने बेटे की बेसुध लाश के पास बैठी थी। ये क्या हुआ? हमारा बेटा सुबह पता नहीं कब वो हरिया के बगीचे से अमरूद तोड़ लाया। कह रहा था, अम्मा ये अमरूद सबसे मीठे हैं। अमरूद खाने के बाद इसके पेट में तेज दर्द होने लगा और फिर अब यह नहीं रहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? तू क्या कह रहा है रमेश? ये तेरी करतूत है। सच सच बता। मैंने हरिया के पेड़ में जहर मिलाया था। सोचा था उसके फल जहरीले हो जाएंगे और कोई खरीदेगा नहीं, उसका सारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही जहर मेरे अपने घर को तबाह कर देगा। तो यह तेरा किया धरा है। तूने अपने लालच के लिए उस मासूम पर हमला किया जिसने तुझे भाई माना था, और उसका क्या हाल किया। लेकिन अपने बेटे को क्यों मारा? क्यों मैं अंधा हो गया था? मुझे सिर्फ अपनी जलन दिख रही थी। हरिया की तरक्की मुझे चुभ रही थी। लेकिन अब देख, मैंने अपना ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा तो ये गुनाह मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे उसे सच बताना होगा। रमेश हरिया के घर के पास पहुंचता है। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। वह एक व्यक्ति से पूछता है, क्या हुआ? ये सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? यहाँ जो हरिया अपनी माँ के साथ रहता था, दोनों ने जहरीले अमरूद खाकर जान दे दी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जलन और ईर्ष्या में आकर क्या कर दिया? मैंने अपने ही दोस्त और उसकी माँ की जान ले ली। अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। रमेश ने अपनी ईर्ष्या और जलन में आकर हरिया और उसकी माँ की जान ले ली। हरिया की मौत ने रमेश को गहरे पछतावे में डुबो दिया। वह अपने जीवन को कलंकित और घिनौना महसूस करता है और अब अपनी जिंदगी को व्यर्थ समझता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि नफरत और ईर्ष्या इंसान को कहाँ ले जाती है। अब रमेश को अपने की का पछतावा है, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी की सफलता से जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।